हेलो स्टूडेंट्स, जो हम आज चैप्टर कवर करने वाले हैं वो सॉल्यूशन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी में क्या होता है? सोल्यूबिलिटी में होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ध्यान रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों को हमें कांस्टेंट रखना होता है, इसको हमें चेंज नहीं करने देना। इसके बाद हमारे पास सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर, क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। जैसे चीनी जो हमारे पास होती है वो पानी में सॉल्युबल हो जाती है ना, तो शुगर हमारे पास है, शुगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, और इसको हम डिजोल्व करते हैं किसके अंदर? पानी के अंदर, वाटर। सो वाटर इज लिक्विड इन स्टेट। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन बनता है सॉलिड इन लिक्विड का। ठीक है, अब होता क्या है, ये आपस में सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है? देखो, जैसे हमारे पास सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उनके अंदर चले जाते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स। वो इतने छोटे हो जाते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर कोई बॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, बस सिंपली मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन को तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। एक अपने पास आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अपने पास आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जब सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो पाता, मतलब जितना डिजोल्व होना था वो हो चुका है, अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। दैट मीन्स नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। आगे चलते हैं। थर्ड हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब जब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर देन द मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होता है? देखो, हमारे पास होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके बीच में क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगता है, और जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा तो उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, और जैसे इनके बीच का स्पेस बढ़ेगा और सॉल्यूट इसमें आ सकता है, तो हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विल इंक्रीज। ठीक है बच्चों, सेकंड फैक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है प्रेशर। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दैट मीन्स नो इफेक्ट। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हमारे पास आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यहाँ पे हमारे पास आएगा। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। अब गैसेस जो हमारे पास है लिक्विड में डिजोल्व है, हमें पता है हमारे पास वाटर होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ जो हमारे पास है वो सर्वाइव करती है। एक्वेटिक लाइफ ऑक्सीजन पर सर्वाइव करती है जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। तो एक एग्जांपल हमारे पास है ये बताने के लिए कि गैसेस प्रेजेंट होती है लिक्विड में। ठीक है, तो हम बात करें फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा गैस है जो वो लिक्विड में जाएगा तो दोनों आपस में मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स टाइप में कुछ बना लेंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। दैट मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। गैसेस स्टार्टिंग में डिसॉल्व हो रही हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एन जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको याद होगा थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि जब हम डेल्टा एन जी निकालते हैं तो हम सिर्फ गैसेस को कंसीडर करते हैं, लिक्विड्स को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास है एक्सोथर्मिक, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन equilibrium will shift into backward direction. Equilibrium will shifts into backward direction. तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है हमारे पास में। ठीक है, इसका मतलब है जो गैसेस हैं वो लिक्विड से बाहर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। गैसेस अलग, लिक्विड अलग, सो solubility will decrease. So we can say solubility will decrease, solubility हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास आएगा दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इस चीज को भी हम समझेंगे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की हेल्प से। देखो, गैसेस जब लिक्विड के साथ मिक्स होंगी तो हमारे पास इस तरीके से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। लेसर नंबर ऑफ मोल्स, तो टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ हमारी रिएक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इससे पहले हमने देखा था कि जो डेल्टा एन जी हमारे पास है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको पता होगा डेल्टा एन जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एन जी बराबर होता है समीशन ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नेगेटिव होने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट के मोल्स कम है। ठीक है, तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। ओके, तो फॉरवर्ड की तरफ मूव करने का मतलब होता है कि सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। सो वी कैन से सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये जो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसी चीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था हेनरी ने। तो हमारे पास आता है हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ कहता है solubility will directly proportional to the partial pressure of gas. Solubility is directly proportional to partial pressure of gas. ठीक है, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने यहाँ पे लिक्विड डाल दिया, कंटेनर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लिक्विड, और कंटेनर के अंदर ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है गैस मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस गैस का
प्रेशर इंक्रीज करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ये जो गैस हमारे पास है लिक्विड में जाना स्टार्ट हो जाती है। लिक्विड में जाना स्टार्ट होने का मतलब है सोलिबिलिटी बढ़ रही है। तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सोलिबिलिटी हमारी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था हेनरी लो ने। ठीक है, सोलिबिलिटी को हेनरी लो ने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने कहा था मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो उन्होंने कहा एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, फिर उन्होंने कहा एक्स ए इज इक्वल टू के इंटू पी ए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाया हमने, इक्वल टू का साइन लगाया, साथ में कांस्टेंट हो गया। फिर उन्होंने इसको रीअरेंज किया, सो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू 1/k इंटू एक्स ए। सो फिर 1/a को उन्होंने लिखा था के एच इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे जो के एच हमारे पास होता है दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास हेनरी कांस्टेंट आता है के एच। ओके, और जो हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन था दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, ये हमारे पास आता है। ओके, अब यहाँ पे बात करें हेनरी लॉ कांस्टेंट की, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एज एंड एज वेल एज ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं सो के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या देखा, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के एच की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो इसकी वजह से हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है रोल्स लॉ। हेनरी लॉ के बाद हमारे पास आता है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ कहता है सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर दो कंपोनेंट है ए एंड बी, एंड बोथ आर वोलेटाइल, बोथ आर वोलेटाइल। वो कहता है कि दो कंपोनेंट है ए एंड बी और दोनों के दोनों कैसे वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, और वी कैन से वेपर्स ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। तो जैसे हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स ये अपना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ए वाला जो मॉलिक्यूल है वो भी जाएगा गैस की फॉर्म में और बी वाला भी जाएगा। तो लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर जो भी प्रेशर हमारे पास होगा, तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे हमारे पास आता है सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी। ओके, और जो प्रेशर ऑफ ए है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ऐसी प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेशर ऑफ ए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटा के लगाते हैं कांस्टेंट जिसको बोलते हैं पी नोट ए। तो हमारे पास आता है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, और यहाँ पर आता है पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये पी नोट ए और पी नोट बी होता क्या है, तो पी नोट ए होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए। भाई जब ए बिल्कुल प्योर स्टेट में है तो उसका प्रेशर क्या है, वो जाएगा पी नोट ए। सिमिलरली हमारे पास होता है पी नोट बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये हमारे पास आता है रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ के बेसिस पे हम सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास आता है आइडियल सॉल्यूशन, एक हमारे पास आता है
आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, विच फॉलो रोल्स लॉ, विच फॉलो रोल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। सारे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे ये रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेगा। दैट मीन्स प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन का अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ इस तरीके से होता है। दो एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस हमारे पास दो होते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन और यहाँ पर होता है प्रेशर। ओके, यहाँ पर होता है एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, और एक्स ए यहाँ पर 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज पी नॉट ए, और ये जो वैल्यू मिलती है दैट इज पी नॉट बी। तो ये होता है टोटल प्रेशर, पी ए प्लस में पी बी। ये वाला जो ग्राफ होता है वो होता है प्रेशर ऑफ ए का, और ये वाला ग्राफ होता है प्रेशर ऑफ बी का। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हमें देखने को मिलती है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग हमारे पास है वो होता है 0, और डेल्टा वी मिक्सिंग हमारे पास कितना होता है 0। दैट मीन्स ना तो कोई एंथैल्पी का चेंज होगा और ना ही कोई वॉल्यूम का चेंज होगा। ओके, जैसे सपोज करो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन है। जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग, इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग। तो जो इंटरेक्शन पहले है वही इंटरेक्शन हमारा बाद में भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है किसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन में, इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बात कर ले, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है एन हेक्सेन, ओके, और इसको मिक्स कर देते हैं एन पेंटेन के साथ में। सपोज को हमने मिक्स कर दिया, तो अगर जब हमारे पास प्योर हेक्सेन है तो उसमें कौन सा फोर्स होगा, इसमें फोर्स होगा लंदन फोर्सेस। इसमें जो फोर्स होगा दैट विल बी लंदन फोर्स। और प्योर पेंटेन के अंदर भी कौन सा फोर्स होगा, लंदन फोर्स। वैंडरवॉल फोर्स का पार्ट होता है, एक वीक फोर्स होता है। तो बिफोर मिक्सिंग दे हैव लंदन फोर्सेस, और जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो भी कौन सा फोर्स होगा इनके अंदर, लंदन फोर्सेस ही होगा, बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से दे हैव लंदन फोर्सेस। ठीक है, तो ना तो फोर्स में कोई चेंज आया, मतलब जो पहले था अभी भी वही है, तो उस वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो हो जाएगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप के केसेस में हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हमारे पास होते हैं। जैसे हमारे पास होता है बेंजीन प्लस में टोलवीन। अगर हम क्या करें, बेंजीन को टोलवीन में मिक्स कर दे तो भी हमारे पास होता है क्लोरोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन को मिक्स कर दे तो भी हमारे पास सेम आइडियल सॉल्यूशन आता है। ठीक है बच्चों, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या, एक होता है नेगेटिव डेविएशन, और एक हमारे पास आता है पॉजिटिव डेविएशन। एक आता है नेगेटिव डेविएशन, एक आएगा पॉजिटिव डेविएशन। कैसे याद रखोगे, नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है कम होना, कम हो जाना। इसका मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा पॉजिटिव मतलब ज्यादा हो जाना। दैट मीन्स प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी मोर देन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। इस तरीके से हमारे पास होता है।
ओके। अब हम बात करें यहाँ पे, तो ऐसा क्यों होता है नेगेटिव डेविएशन? भाई प्रेशर कम क्यों हो गया? प्रेशर कम इसलिए हो जाता है क्योंकि ए और बी के बीच में कुछ इंटरेक्शन था। अब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन आ गया, तो होता क्या है, आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास हो जाता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा मिक्सिंग के बाद में। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जितना बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए था उतना नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड पहले वीक था, अब स्ट्रॉन्ग हो गया, तो प्रेशर कम क्रिएट होगा। जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जब गैस में जाएगा तभी तो प्रेशर क्रिएट करेगा, अभी तो प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं रहा है। पॉजिटिव डेविएशन में अपोजिट होता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जब इनको मिक्स कर देते हैं तो इनके जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाता है। जो ए और बी का जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाता है, और पहले इनका इंटरेक्शन क्या हो रहा होता है, स्ट्रोंग होता है। अब वीक हो गया, ठीक है। तो वीक हो गया तो जल्दी से वो सॉल्यूशन को छोड़ के ऊपर चला जाएगा, और प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा क्रिएट करेगा। इस तरीके से हमारे पास रहता है, ठीक है। नेगेटिव के अंदर क्या होता है, जो डेल्टा एच मिक्सिंग हमारे पास है वो भी नेगेटिव होता है, और जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में दोनों चीज़ें नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन में दोनों चीज़ें पॉजिटिव। इस तरीके से हम इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात की है नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो देखो क्या होता है, एक हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन और दूसरा हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन। ओके। नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना लेते हैं। भाई आइडियल के लिए हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइंस आती हैं, ठीक है। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हमारे पास कौन कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पे, और प्रेशर कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। ओके। नेगेटिव डेविएशन में जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो ये जो लाइन हमारे पास नीचे से आएंगी। जो आइडियल की लाइन है ना, आइडियल की लाइन से नीचे की तरफ से हमारी लाइनें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जबकि पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में जो लाइनें आती हैं वो ऊपर से आती हैं। सपोज कोई हमारे पास आइडियल की कंडीशन है, भाई आपको अगर पॉजिटिव डेविएशन बनाना है तो आपको आइडियल तो बनाना पड़ेगा। कंपैरिजन तो करोगे ना, वैल्यू ज़्यादा है तो कितनी किससे ज़्यादा है, आइडियल से ज़्यादा है, तो हमारी जो लाइन है वो इसके ऊपर से आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी नोट ए, ये पी नोट बी। जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ग्राफ के वो सेम रहेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स ए कितना हो गया 0, और एक्स बी कितना हो गया 1। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक हमारे पास आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हमारे पास आता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, वो मिक्सचर जो एक फिक्स कंपोजिशन से बना होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स। तो इस फिक्स कंपोजिशन पे क्या करता है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉईल करेगा। और जो मिक्सचर हमारे पास है इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से भी सेपरेट नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इवन विद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवन विद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से भी हम इसको नहीं कर सकते, ओके। तो जो नेगेटिव डेविएशन हमारे पास सॉल्यूशन है, जो हमारे पास क्या होते हैं नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं, ये बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जो पॉजिटिव डेविएशन है वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप।
मैक्सिमम का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे उसे बॉईल करना चाहिए, अब वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। वेरएज मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का मतलब क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर उसे बॉईल करना चाहिए वो उससे कम टेम्परेचर पर बॉईल कर लेगा, क्योंकि इंट्रैक्शंस वीक हो जाते हैं पॉजिटिव डेविएशन में। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, होती क्या है अगर बात करें तो, ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बच्चों, फोर्थ अपने पास आता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो इसमें होता क्या है भाई, देखो जब हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे वोलेटाइल थे, तो सारे के सारे प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अगर इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब है अब वो वाला सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। तो सब उसको, इतने सारे हमारे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे और कुछ हमारे पास कैसे हो गए, अब नॉन वोलेटाइल हो गए। इसका मतलब प्रेशर क्रिएट करने वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस विच क्रिएट प्रेशर विल बी लेस। दैट मीन्स प्रेशर विल डिक्रीज। तो रिलेटिव लोवरिंग, लोवरिंग का मतलब होता है कम होना, तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल है वो तो प्रेशर क्रिएट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसका हम प्रेशर क्या ले लेते हैं, जीरो। सो पी ए कितना हो जाएगा, जीरो। इस कंडीशन को पुट कर देते हैं रोल्स लॉ में। भाई रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। प्रेशर ऑफ ए जीरो पुट कर दो, सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और बच्चों हमें पता होता है क्या, कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। सो एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स ए। तो बच्चों हमारे यहाँ पे टारगेट होता है कि जो सोल्यूट मॉलिक्यूल हमने ऐड किया है तो उसका अमाउंट निकालना, उसके मोल्स निकालने, उसका मोलिकुलर वेट निकालना, ये सब हमारा टारगेट होता है यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू वन माइनस एक्स ए। बच्चों इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके हमारे पास आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, तो पी नॉट बी माइनस का पी नॉट बी इंटू एक्स है। ठीक है, इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके हमारे पास आएगा पी नॉट बी एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी टोटल। बच्चों यहाँ पे टोटल प्रेशर आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हो। तो एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बी। पी एस का मतलब है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और पी टी का मतलब है टोटल प्रेशर, बोथ आर सेम। जैसे चाहो आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पास आ जाएगा एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आपको पता है एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, इस तरीके से हमारे पास होता है। तो हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाता है तो वहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो वहाँ से हम अमाउंट और मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हमने कहा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू
पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट पी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एलिवेशन का मतलब होता है ज़्यादा होना। एलिवेशन का मतलब है ज़्यादा। हमारे पास एलिवेटर्स होते हैं ना मॉल्स वगैरह में, तो जो हमें ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर जाने का मतलब है हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास निकालते हैं डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी हमारे पास होता है टी बी माइनस टी बी नोट। बच्चों यहाँ पे क्या होता है देखो, इस तरीके से हमारे पास एक बार ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास है वेपर प्रेशर और यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेचर। आपको पता है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस तरीके से हमारे पास प्रेशर बढ़ता है। नीचे वाली जो लाइन आती है हमारे पास वो सॉल्यूशन की होती है, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर कम होता है, और ऊपर वाला होता है सॉल्वेंट का। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सॉल्यूशन का सेम हो जाए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। तो जिस टेम्परेचर पर, सपोज करो ये हमारा 1 atm है, तो जब सॉल्यूशन का प्रेशर 1 atm हो जाएगा तो उस टाइम पे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लेते हैं टीबी नॉट, और सॉल्यूशन का लेते हैं टीबी। इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, टीबी माइनस टीबी नॉट। यहाँ पर जो होता है डेल्टा टीबी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी। यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी। फिर क्या करते हैं, सेम चीज करेंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एम, और के नीचे क्या लगा देंगे, बी। सो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी हमारे पास होता है एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी बच्चों में पता है, मोलैलिटी हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में होता है। अगर हम इसको ग्राम में पुट करते हैं, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेते हैं, ग्राम में, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 1000 से। तो इस तरीके से हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, पुट करके सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं थर्ड। थर्ड हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक कर्व बनाया हमने, ठीक है, और एक सॉलिड कर्व हमारा इस तरीके से बन जाता है। बच्चों ये जो हमारे पास नीचे आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास सॉलिड कर्व होता है। ठीक है, मतलब हमने सॉल्यूशन को फ्रीज कर दिया, क्योंकि जो चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है ना, उसका प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। और ये हमारे पास हो गया टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, नीचे वाला जो है वो सॉल्यूशन के लिए है, और ऊपर वाला किसके लिए है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की लाइन जब कट करेगी तो उसको बोलेंगे टीएफ, और जब सॉल्वेंट का कट करेगा उसे बोलेंगे टीएफ नोट। तो यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नोट माइनस टीएफ। देखो अब की बार जो सॉल्वेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ओके, तो वापस से डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे जो के एफ हमारे पास आता है बच्चों, उसको बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फोर्थ हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे सी क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या कंसीडर करते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अगर हम वॉल्यूम में लेते हैं, वॉल्यूम को ml में लेते हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आर हमारे पास होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लेते हैं 0.0821 लीटर एटीएम कैल्विन इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से लीटर एटीएम कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी हमारे पास हो गया टेम्परेचर, जो कैल्विन में ही रहेगा। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। इसी के साथ में हमारे पास आता है वॉन टॉप फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, क्योंकि इसके बिना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल सोल्व होगा, इस बात की गारंटी नहीं होती। तो बच्चों वॉन टॉप फैक्टर होता है आयोटा, जो एक्सप्लेन करता है एबनॉर्मलिटी इन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो या तो क्या करते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं, या फिर क्या करते हैं, डिसोसिएशन शो करते हैं। या तो वो टूट जाते हैं या वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो वहाँ पे हमारे पास होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं किससे, वॉन टॉप फैक्टर आयोटा, ठीक है बच्चों। तो दोनों को अलग अलग केसेस में डिस्कस कर लेंगे। देखो अगर हमारे पास है डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसोसिएशन सपोज करो हो रहा है, ठीक है, तो ए एन कन्वर्ट हो जाएगा एन मोल्स ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है, आइटा इज इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्या होता है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, ठीक है बच्चों। तो जो भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितने आयंस में ब्रेक होगा वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और वहां पर हम निकाल लेते हैं आयोटा। एसोसिएशन के केस में बच्चों उल्टा हो जाता है, एसोसिएशन के केस में चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, एन मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। इस केस में जो आइटा की वैल्यू आती है 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। बच्चों जो एसोसिएशन होता है वहां पे जो आइटा की वैल्यू होती है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, और बच्चों इन केस ऑफ डिसोसिएशन आइटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं वैल्यू को, कभी हमारे आंसर कहीं गलत तो ना आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस आइटा को इंक्लूड कर लेते हैं सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। तो हमारे जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा आयोटा इंटू एक्स ए इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बी। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा इंटू के बी इंटू एम, ठीक है। तो हमारे पास आएगा थर्ड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा इंटू के एफ इंटू एम। फोर्थ आता है पाई इज इक्वल टू आयोटा सी आर टी। तो बच्चों जितनी भी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हर किसी में हमें आयोटा को इंक्लूड करना होता है।